Assalamualaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the larynx trachea, that is direct laryngoscopy. It is very important procedure. Why do we perform this direct laryngoscopy? For the better visualization of the inside of the larynx, hypopharynx through an endoscope. समझ आई बात बेटा? ये आपका नोज है, नेजल कैविटी, सही है. दिस इज द पैलेट, दिस इज द टंग, here comes this pharynx right this way, and then comes the two pathways. One goes towards the esophagus and one is this laryngeal inlet, ठीक है, towards the larynx. So this part is the nasopharynx, this part is the oropharynx, this is the hypopharynx. तो इस हाइपोफेरिंक्स को और इस लैरिंक्स को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए, इसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ भी मसला तो मौजूद नहीं है. एंडोस्कोप के थ्रू देखना, अच्छे से विजुलाइज करना हाइपोफेरिंक्स को, लैरिंक्स को, ये डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी के थ्रू किया जा सकता है बेटा. दो तरह का होता है डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, दो तरह की होती है. एक होती है रिजिड लैरिंगोस्कोपी, एक होती है फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी. दोनों ज़बरदस्त प्रोसीजर हैं, दोनों से डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी की जाती है. और पहला प्रोसीजर है रिजिड लैरिंगोस्कोपी, इसको जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है. और इसको करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसका नाम है रिजिड टाइप डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप, ठीक है. डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी दोबारा बताता हूँ, करने के लिए दो तरह की डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी होती है. एक होती है रिजिड लैरिंगोस्कोपी और एक होती है आपकी फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी, सही है. रिजिड डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो रिजिड लैरिंगोस्कोप होता है, सही है. और ये जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं. रिजिड टाइप डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप यूज़ करते हैं. दो तरह के रिजिड टाइप लैरिंगोस्कोप होते हैं. एक का नाम है एंटीरियर कमिशर टाइप और एक का टाइप होता है स्लाइडिंग पैनल टाइप, सही है. अच्छा, एंटीरियर कमिशर इज़ यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द लैरिंग्स and the hypopharynx, and the sliding panel type is used in the children to pass the bronchoscope through the larynx into the trachea. दो तरह के रिजिड लैरिंगोस्कोप होते हैं बेटा. रिजिड लैरिंगोस्कोप दो तरह के होते हैं. एक होता है एंटीरियर कमिशर टाइप, इसको यूज़ करके आप विजुलाइज कर सकते हो अपनी चीज़ों को, हाइपोफेरिंक्स को, लैरिंक्स को. लेकिन जो दूसरी टाइप है ना, स्लाइडिंग पैनल टाइप, इसका मकसद जो है हाइपोफेरिंक्स और लैरिंक्स को विजुलाइज करने से ज़्यादा एक और मकसद है इसका. ये जो स्लाइडिंग पैनल टाइप लैरिंगोस्कोप होता है ना, अच्छा, अब ये स्लाइडिंग पैनल टाइप लैरिंगोस्कोप जो है ये लैरिंक्स में जा सकता है. दिस इज़ द लैरिंक्स, लेट सपोज, और ये लैरिंक्स, उसके नीचे ट्रेकिया होगा. इस लैरिंक्स के अंदर हमने क्या पास कर दिया, ये स्लाइडिंग पैनल टाइप जो है हमने डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप पास कर दिया, सही है. लैरिंक्स के अंदर ये पास कर दिया, ठीक है. लेकिन इसका काम जो होता है ना, स्लाइडिंग पैनल टाइप लैरिंगोस्कोप का, लैरिंक्स को विजुलाइज करने से ज़्यादा एक और काम होता है. इस स्लाइडिंग पैनल टाइप डायरेक्ट लैरिंगोस्कोप की मदद से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से हम एक ट्यूब पास कराते हैं, ब्रोंकोस्कोप जिसको हम कहते हैं. ये इसका जो काम होता है ना स्लाइडिंग पैनल टाइप लैरिंगोस्कोप का, बच्चों के अंदर ये काम होता है कि स्लाइडिंग पैनल टाइप लैरिंगोस्कोप की मदद से आप जो इसके अंदर से ब्रोंकोस्कोप पास कर सकते हैं ब्रोंकाई के अंदर, सही है. विजुअलाइजेशन करनी है तो एंटीरियर कमिशर टाइप रिजिड लैरिंगोस्कोप यूज़ करते हैं, सही है. क्यों ज़रूरत पड़ती है बेटा डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी की, चाहे रिजिड हो चाहे फ्लेक्सिबल हो, ठीक है. तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ज़ाहिर है, जब इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी पॉसिबल नहीं है, वैसे तो हम लैरिंक्स को, हाइपोफेरिंक्स को देखने के लिए हम इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करते हैं ना, आइडियल मिरर के थ्रू, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपिक मिरर के थ्रू. लेकिन अगर पेशेंट जो है वो इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी नहीं करने दे रहा, क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बेटा, इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी जिस मिरर से आप करते हो, आइडियल मिरर से, वो उसको आप अंदर मुंह में डालते हो और उससे गैग रिफ्लेक्स होता है. तो जो छोटे बच्चे होते हैं, एंशियस एडल्ट्स होते हैं ना, तो देखें इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी जब पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ना होने की वजह नॉन कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट,
अगर बहुत इन्फेंट है तो वो भी कोऑपरेट नहीं करेगा, यंग चिल्ड्रन है तो वो भी कोऑपरेट नहीं करेगा, एडल्ट है लेकिन बहुत एंशियस है वो भी कोऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा मसला इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी यूज़ करने का, एक्सेसिव गैग रिफ्लेक्स। तो इस वजह से जब इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी फेल हो जाए तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी फेल हो जाए या फिर पेशेंट कोऑपरेट ना करे तो फिर हमें करनी पड़ जाती है, क्या करनी पड़ जाती है, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, खास करके रिजिड टाइप लेरिंगोस्कोपी, और उसका भी हम एंटीरियर कमिश्नर टाइप लेरिंगोस्कोपी यूज़ करते हैं। सही है, क्योंकि ये हम करते हैं प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में, तो इसमें किसी किस्म का गैग रिफ्लेक्स नहीं होता। सही है, ये है एंटीरियर कमिश्नर टाइप ऑफ द रिजिड लेरिंगोस्कोप। सही है, इस तरीके से। राइट बेटा। Some other indications of the direct laryngoscopy to confirm the findings of the indirect laryngoscope। देखो बेटा, सबसे पहले अगर आपके हाइपोफेरिंग्स और लैरिंग्स के अंदर कोई पैथोलॉजी है तो हम इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हैं आइडियल मिरर की मदद से। ठीक है, अब दो चीज़ें होती हैं। अब पेशेंट के लैरिंग्स में हाइपोफेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम है, आपने आइडियल मिरर उठाया, उसके मुंह में जो है इंसर्ट किया। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप सक्सेसफुली इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर लोगे, लैरिंग्स को अच्छे से देख लोगे, उसकी पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर लोगे, या तो फिर नहीं कर पाओगे। उसकी वजह मैंने पीछे बताई कि या तो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, या तो फिर गैग रिफ्लेक्स की वजह से आप आइडियल मिरर से वो नहीं कर पाओगे, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी, तो सॉरी इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी यूज़ नहीं कर पाओगे। सही है, तो एक कंडीशन तो ये, मैंने दो कंडीशन बताई ना, एक कंडीशन तो ये कि आपने अच्छे से सक्सेसफुली इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर ली और आपको लगा कि वो अच्छा ये पैथोलॉजी हो सकती है, उस पैथोलॉजी को कंफर्म करने के लिए जो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी के फाइंडिंग्स हैं उनको कंफर्म करने के लिए डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी आप करते हो। हिडन एरियाज़ ऑफ हाइपोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स जो कि इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे नहीं देखे जा सकते, जैसे कि एंटीरियर कमिश्नर ऑफ द लैरिंग्स, वेंट्रिकल्स, बेस ऑफ द एपिग्लॉटिस, सबग्लॉटिक रीजन, लोअर पार्ट ऑफ द पायरिफॉर्म फोसा, फ्लोर ऑफ द वेलिकुला, ये वो रीजन हैं जो कि इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी पे नहीं देखे जा सकते, तो उसके लिए फिर हमें डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करनी पड़ती है। उसके अलावा बायोप्सी लेने के लिए, अब बायोप्सी लेने के लिए तो इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोप यूज़ नहीं करोगे ना, तो उसकी सहूलत आपको डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप में मिलती है। तो ये तो हो गया बेटा डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस ऑफ योर व्हाट, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। थेराप्यूटिक पर्पस क्या हो सकते हैं? क्या डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप को यूज़ करके आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो? यस, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप को यूज़ करके आप फॉरेन बॉडी को रिमूव कर सकते हो लेरिंग्स में से, हाइपोफेरिंग्स में से। बेनाइन जो लेरिंजियल लेयंस होते हैं जैसे कि फोकल कॉर्ड के नाड्यूल्स, पेपिलोमा, पॉलिप, सिस्ट, इवन ये भी रिमूव कर सकते हो आप ये यूज़ करके, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी यूज़ करके। कंजेनाइटल एनोमलीज जैसे कि वेब्स, लेरिंजियल वेब्स और ट्यूमर्स रिमूव कर सकते हो। ठीक है बच्चा, जो लेरिंजियल स्टेनोसिस है, इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा है, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रीट हो सकती हैं डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी की मदद से। इतनी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन है, तो ना सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप को, बल्कि हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी का प्रोसीजर क्या होता है बच्चों, उसको डिस्कस करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं हम ये, और पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है, नेक को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ द हेड एट द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। देखो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, देयर इज़ द फ्लेक्शन ऑफ द नेक एंड द एक्सटेंशन ऑफ द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, द एक्सटेंशन ऑफ द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, राइट। ये प्रोसीजर करते वक्त हम क्या करते हैं, गॉस पीस रख देते हैं अपर इंसिजर्स में गॉस पीस रख देते हैं ताकि ये लेरिंगोस्कोप पास करते वक्त इनको कोई डैमेज ना हो। सही है, लेरिंगोस्कोप आप लेफ़्ट हैंड में पकड़ते हो, लेरिंगोस्कोप को लुब्रिकेट करते हो ताकि इजीली अंदर चला जाए लेरिंगोस्कोप। ठीक है बेटा, तो पहले आपने क्या किया, अपर इंसाइजर्स को पैक किया, लेरिंगोस्कोप को उल्टे हाथ में लेरिंगोस्कोप इज़ हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड आफ्टर द लुब्रिकेशन, फिर इसको इंसर्ट कर देते हैं लिप्स को रिट्रैक्ट करके, और विथ द राइट हैंड से लिप्स को रिट्रैक्ट करके रखते हैं, और लेफ़्ट हैंड से आप जो है
ये लेरिंगोस्कोप अंदर डालते हैं, सही है। लेरिंगोस्कोप इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइड ऑफ द टंग। अगर ये आपके लिप्स हैं, अंदर ये टंग है, सही है, तो कोशिश करते हैं कि शुरू में जो लेरिंगोस्कोप है ना, हम ये साइड ऑफ द टंग से डालते हैं, फिर साइड पे जाके फिर अंदर जाने के बाद फिर आप सेंटर पे चले जाते हो, सही है। शुरू में साइड से क्यों जाते हैं, शुरू में ही हम बीच से क्यों नहीं जाते, क्योंकि शुरू में ही बीच से जाओगे तो विजिबिलिटी बिल्कुल ब्लर हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहे हो। शुरू में साइड से जाओ ताकि आपको अंदर की चीज़ें दिखें, फिर अंदर पहुँचने के बाद आप बीच पे आ जाओ, सही है। लेरिंगोस्कोप इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द वन साइड ऑफ द टंग। जब पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग पे पहुँच जाओ तो फिर मिड लाइन पे आ जाओ, सही है। उसके बाद एपिग्लोटिस इज लिफ्टेड बाय पासिंग द स्कोप लेरिंगोस्कोप बिहाइंड इट टू विजुअलाइज द इंटीरियर ऑफ द लेरिंग्स एंड द हाइपोफेरिंग्स, सही है बच्चा। इस तरीके से ये प्रोसीजर होता है। एंड फॉर परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स ऑन द लेरिंगोस्कोप, लेट सपोज आपने कोई थेराप्यूटिक इंटरवेंशन करनी है इस लेरिंगोस्कोप की मदद से। फ़र्ज़ करें इस लेरिंगोस्कोप को यूज़ करके आपने कोई फॉरेन बॉडी निकालनी है लेरिंग्स में से, तो हर वक्त तो आप पकड़े नहीं रख सकते ना इस लेरिंगोस्कोप को, तो आप इस लेरिंगोस्कोप को फिर फिक्स कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं चेस्ट सपोर्ट के साथ। कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, रुको। कुछ इस तरीके से, ये देखो, चेस्ट सपोर्ट से आपने इसको फिक्स कर देते हो, फिर इजीली आप यहाँ से इसको जो है यूज़ करके फॉरेन बॉडी निकाल सकते हो, सही है। तो ये भी इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है बच्चा। चेस्ट सपोर्ट पे इसको फिक्स कर देते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद ओरल कैविटी को एक नज़र एग्जामिन करते हैं ताकि पता चले कि किसी किस्म की हमने इंजरी तो नहीं कर दी, सही है बेटा। इस तरीके से एक देखो हमने अभी क्या डिस्कस किया, रिजिड डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी ना, इसके बाद दूसरी टाइप थी फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं FODL, फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। लेकिन उस पर जाने से पहले ये जो रिजिड लेरिंगोस्कोपी हमने डिस्कस की, उससे रिलेटेड एक चीज़ है माइक्रो लेरिंगोस्कोपी, ठीक है। ये क्या होता है, जब आप रिजिड लेरिंगोस्कोप जो हमने सारा डिस्कस किया सारा, बस उसके साथ आप एक माइक्रोस्कोप लगा दो 400 मिलीमीटर फोकल लेंथ की ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो क्या होगा, सिर्फ बस आपकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो बढ़ जाएगी, विजिबिलिटी और अच्छी हो जाएगी अंडर मैग्नीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम माइक्रो लेरिंगोस्कोपी कहते हैं। जब आप डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप के साथ 400 मिलीमीटर फोकल लेंथ का जब आप एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दें, फ़ायदा क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा मैग्नीफाइड व्यू मिलेगा, सही है। दिस इज इट बेटा। आपने एक बार कर ली लेरिंगोस्कोपी, जो प्रोसीजर मैंने समझाया। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है, 4 से 6 घंटे के लिए NPO पे रखते हैं पेशेंट को, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में रखते हैं ताकि ब्लड और सिक्रेशन ऑपरेशन के बाद जो है बनती हैं वो नीचे एस्पायरेट ना कर जाएं, लंग्स में ना चली जाएं, सही है। पेशेंट की वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, साइनोसिस, लेरिंजियल स्पैज़म खास करके ऑपरेशंस के बाद होता है तो उसको नज़र में रखते हैं, सही है। अगर इफ़ देयर इज़ एक्सेसिव लेरिंजियल ट्रामा ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर, लेरिंजियल एडिमा में डेवलप एंड इट कैन लीड टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑपरेशन करते वक्त आपने लेरिंग्स को ट्रामाटाइज कर दिया, जैसे ट्रामा हुआ, एडिमा हो गया लेरिंग्स का, और लेरिंग्स ब्लॉक हो गया एडिमा की वजह से, तो ऑपरेशन के फ़ौरन बाद डेथ हो सकती है। लेकिन उसको फ़ौरन रिलीफ़ करने के लिए आप सिस्टमिक स्टेरॉइड देते हो ताकि एडिमा रिलीव हो जाए, सही है। आफ्टर द प्रोसीजर वोकल कॉर्ड का भी टेस्ट करते हैं, और ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन करके निकलें तो पेशेंट जो है बोल ही नहीं पा रहा हो, पता चले आपने वोकल कॉर्ड डैमेज कर दिए, तो वॉइस टेस्ट भी करते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बेटा आपके डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप की, एक तो जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं तो इसकी एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इंस्ट्रूमेंट पास करते वक्त कोई इंजरी हो सकती है, लिप्स को, टीथ को, टंग को, ओरल कैविटी को, लेरिंग्स को, सही है। अगर टूथ की इंजरी हुई है और टूथ जो है डिसलॉज हो गया तो ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। आपने टूथ की इंजरी कर दी और टूथ जो है वो अंदर चला गया एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में, या तो इसोफेगस में फंस गया या नीचे ट्रेकिया में फंस गया, और लेरिंजियल एडिमा तो हो ही सकती है अगर आपने लेरिंजियल वॉल को डैमेज किया है, तो सही है बच्चों। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग, जहाँ से आपने बायोप्सी लिए वहाँ से या फिर कहीं और पे अगर आपने आगे पीछे इंस्ट्रूमेंट मार दिया है गलती से तो वो ब्लीडिंग हो सकती है, सही है। सबलक्सेशन ऑफ द वर्टिब्रल जॉइंट ड्यू टू द फोर्सफुल मैनिपुलेशन ऑफ द नेक, किस तरीके से आपने पेशेंट की पोजीशन रखी है, तो फोर्सफुल मैनिपुलेशन करोगे तो यहाँ वर्टिब्रल जॉइंट में सबलक्सेट हो सकते हैं, सही है बच्चों। लास्टली कम्स द FODL, दैट इज़ द फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। या इसकी मदद से नो डाउट हम लेरिंग्स को विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। ओके, ऑब्वियसली दो तरह की डायरेक्ट
या दो तरह की डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी होती है। एक होती है रिजिड टाइप डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब एक आती है फाइबर ऑप्टिक लेरिंगोस्कोपी। FODL is used to examine the interior of the larynx, where a flexible fiber optic laryngoscope is used। कुछ ऐसा ये जो है ना बेटा लेरिंगोस्कोप होता है, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ये देखें, ये डॉक्टर जो है वो फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप को यूज़ करके एग्जामिन कर रहा है लेरिंग्स को। सही है। अंडर लोकल एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर होता है। 10% डायलोगन स्प्रे से लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। OPD में ये प्रोसीजर हो जाता है। सही है। उसको OT में करना पड़ता है लेरिंगोस्कोपी को। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, उसके अंदर पेशेंट जो है सपाइन पोजीशन में था, जनरल एनेस्थीसिया में था, सिटिंग पोजीशन या फिर नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में भी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। सही है बच्चों, इस तरीके से। Another advantage ये है कि vocal cord mobility can be assessed more correctly, which is difficult to assess with the rigid type because of the general anesthesia। आपने जब जनरल anesthesia दी हुई है तो आपके vocal cord काम करेंगे नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी की anesthesia है। डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में आप जनरल एनेस्थीसिया देते हो, जनरल एनेस्थीसिया देते हो तो वोकल कॉर्ड काम नहीं करते, तो एक चीज़ काम ही नहीं कर रही तो उसकी आप एक्शन को, उसके फंक्शन को कैसे असेस कर सकते हो? नहीं होता ना फिर डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी में। इस फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी का फ़ायदा ये है कि इसमें आप लोकल एनेस्थीसिया देते हो, इस वजह से बाकी सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, वोकल कॉर्ड वगैरह, तो वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी को भी आप असेस कर सकते हो। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। सही है। चलें जी। सम फ्लेक्सिबल लेरिंगोस्कोप हैज़ अ बायोप्सी चैनल एज वेल, जिसकी मदद से बायोप्सी ली जाती है, वरना तो बायोप्सी लेने के लिए पीछे आपका रिजिड जो लेरिंगोस्कोप होता है वो मशहूर होता है। कुछ FODLs जो हैं लेरिंगोस्कोपी उसका बायोप्सी का चैनल रखते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। क्लास डिसमिस्ड।